नमस्कार। मैं सीपी राजावत, स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1, वायुसेना जोधपुर। आज हम अध्ययन करेंगे आधुनिक कवि आलोक धनवा की कविता पतंग, जो बाल मन के उमंग उल्लास का सुंदर चित्रण हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है। कवि आलोक धनवा का जन्म सन 1948 ईस्वी में मुंगेर बिहार में हुआ और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जनता का आदमी, जो 1972 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां और दुनिया रोज बनती है, ये इनका एकमात्र संग्रह था। इनको राहुल सम्मान सहित कई विशिष्ट सम्मान भी मिले हैं और काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंगमंच तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की है। पतंग कविता का सार। आरोह भाग 2 पाठ्यपुस्तक में ली गई कविता पतंग आलोक धनवा के दुनिया रोज बनती है एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्यपुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं, बालमन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहाँ छतों के खतरनाक किनारों से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे बार बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादो अर्थात अंधेरे के बाद शरद उजाले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप भी उनके साथ हैं? चलिए पढ़ते हैं पतंग कविता। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की लाल आंखों जैसा सवेरा। कवि कह रहे हैं कि सबसे तेज बौछारे गई अर्थात वर्षा ऋतु, जिसमें मूसलाधार बारिश होती है, तेज बौछारें आती है, और ऐसा वर्षा ऋतु का भाद्रपद का महीना, श्रावण और भाद्रपद महीने में जोर से बारिश होती है, उसी का वर्णन यहाँ किया गया है। वर्षा ऋतु के जाने के पश्चात सवेरा हुआ अर्थात वर्षा ऋतु अंधेरे का प्रतीक है और उसके पश्चात सवेरा हुआ अर्थात उजाले का आगमन हुआ। खरगोश की लाल आंखों जैसा सवेरा, सवेरा भी कैसा है? खरगोश की लाल आंखों जैसा सवेरा अर्थात सूर्योदय के समय पूर्वांचल पूर्ण रूप से लाल हो जाता है, क्षितिज में लालिमा फैली हुई रहती है, तो वह ऐसा प्रतीत हो रही है जैसे खरगोश की लाल आंखें हैं। यहाँ हम देखेंगे भादो, जो कि एक वर्षा ऋतु का एक महीना है, हिंदी महीनों के अंतर्गत भाद्रपद नाम से जाना जाता है। यहाँ उपमा अलंकार है, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, और दृश्य बिंब का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया गया है। सबसे तेज बौछारे गई, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, तो बिंब विधान बहुत ही उत्तम है। अब हम आगे बढ़ते हैं। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके।
शरद ऋतु का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। शरद को यहाँ एक बालक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। शरद ऋतु अनेक बाधाओं, अनेक पुलों को पार करते हुए उसका आगमन हुआ। यहाँ पुलों से हम सामान्य अर्थ ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु से ले सकते हैं कि ग्रीष्म और वर्षा ऋतु के पुलों को पार करते हुए शरद ऋतु जो एक बालक का प्रतीक है आ रहा है, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। पूरे उमंग और उल्लास से युक्त शरद ऋतु रूपी बालक अपनी नई और चमकीली तेज साइकिल को चलाते हुए आ रहा है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से बच्चों को आकर्षित करने के लिए अपनी नई साइकिल की घंटी को जोर से बजा रहा है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, क्योंकि शरद ऋतु के आगमन के समय जो धूप में, सूर्य की किरणों में जो तेजी आ जाती है, वो ऐसा प्रतीत हो रही है कि चमकीले इशारों से शरद ऋतु बच्चों को अपनी ओर बुला रहा है। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। उमंग और उल्लास से युक्त बालकों के झुंड को, पतंग उड़ाने वाले बालकों के झुंड को, जो अपने पतंग उड़ाने के खेल में पूर्ण रूप से मस्त हैं, उनको अपने चमकीले इशारों से शरद रूपी बालक अपनी ओर बुला रहा है। यहाँ पे शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है, उसको एक बालक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। जब पतंग उड़ने के अनुकूल परिवेश होगा तभी पतंग अधिक ऊंचाइयों को छू सकेगी। तो शरद ऋतु में आसमान बिल्कुल निर्मल, बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है, मुलायम हो जाता है एक प्रकार से, क्योंकि ओस की बूंदें भी गिरने लगती है और वर्षा ऋतु के जाने के पश्चात जो निर्मल आसमान होता है वो पतंग उड़ाने के लिए अनुकूल होता है। तो ऐसा ही अनुकूल परिवेश का, ऐसे ही अनुकूल पर्यावरण का निर्माण शरद ऋतु बच्चों के लिए करता है। आप इस ऋतु चक्र में देख रहे हैं कि शरद ऋतु आश्विन से कार्तिक महीने तक जो भारतीय हिंदू माह है और अंग्रेजी माह के अंतर्गत ये सितंबर और अक्टूबर में आती है। शरद ऋतु बहुत ही महत्वपूर्ण ऋतु है। इस समय हमारे कई महत्वपूर्ण त्यौहार होते हैं, कई सामाजिक आयोजन होते हैं। तो शरद ऋतु बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। आगे हम देखते हैं, दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे लंबी, सबसे पतली कमानी उड़ सके। दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। पतंग को दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज माना जाता है। दुनिया का सबसे पतला कागज पतंग में ही प्रयुक्त होता है। तो इस पतले और नाजुक कागज और पतली कमानी वाले पतंग को उड़ने के लिए वैसा ही स्वच्छ, निर्मल और स्निग्ध शुभ्र आसमान चाहिए। तो ऐसे ही आसमान का निर्माण, ऐसे ही अनुकूल परिवेश का, वातावरण का निर्माण शरद ऋतु ने कर दिया है। शरद ऋतु के आगमन से बच्चों की सीटियाँ, किलकारियाँ, क्योंकि बच्चे जब खेलते हैं पूर्ण रूप से मस्त होकर खेलते हैं, उस समय बच्चों की सीटियाँ और किलकारियाँ पूरे वातावरण को गुंजायमान कर देती है। और ऐसे रंग बिरंगी पतंग उड़ाते हुए बच्चे तितलियों की नाजुक दुनिया की तरफ प्रतीत होते हैं। जिस प्रकार तितलियाँ बहुत ही हल्की और नाजुक होती है, रंग बिरंगी होती है, उसी प्रकार पतंग उड़ाते हुए बच्चे जो रंगीन और हल्की पतंगे उड़ा रहे हैं वो भी तितलियों के समान ही प्रतीत हो रहे हैं। यहाँ पे हल्का कागज, हल्की चीज, यहाँ पर सबसे हल्की और रंगीन चीज
बच्चों के निश्चल मन का भी प्रतीक है। बच्चों का मन बिल्कुल निश्चल होता है, उसमें कोई राग द्वेष छल कपट नहीं होता। तो जो हल्की वस्तु होती है वो और ऊंचाइयों तक जाती है, यही प्रतीक के माध्यम से बताया गया है। शिल्प सौंदर्य, अब तक जो काव्यांश हमने पढ़ा उसमें शरद आया पुलों को पार करते हुए, यहाँ शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया, अतः मानवीकरण अलंकार है। इसके साथ ही जोर जोर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बिंब विधान देखिए यहाँ पे, दृश्य बिंब, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए। ये दृश्य बिंब के बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं। इनको पढ़ते ही हमारी आंखों के समक्ष ऐसा दृश्य उत्पन्न हो जाता है, अतः दृश्य बिंब पूर्ण रूप से साकार हो रहा है। श्रव्य बिंब, घंटी बजाते हुए जोर जोर से शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। ये श्रव्य बिंब, यहाँ ध्वन्यात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सीटियों की और घंटी की आवाज़ हमारे कानों को प्रतीत हो रही है। स्पर्श बिंब, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए हमें मुलायम आकाश की छुअन सी प्रतीत हो रही है, अतः स्पर्श बिंब है। संपूर्ण कविता में खड़ी बोली हिंदी का सहज एवं सरल प्रयोग किया गया है। यह कविता छंद मुक्त कविता है और प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग इस कविता में किया गया है। आगे पढ़ते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। जो छोटे बच्चे होते हैं वो कपास की तरह नाजुक होते हैं, मुलायम होते हैं। जिस प्रकार कपास सफ़ेद रंग की होती है, बच्चों का मन भी बिल्कुल निर्मल एवं स्वच्छ होता है। यहाँ कपास बच्चों की शुभ्रता का, कोमलता का प्रतीक है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब बच्चे खेलते हैं तो इतनी तीव्रता से दौड़ते हैं, खेलने में मस्त हो जाते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पृथ्वी स्वयं घूमती हुई उनके बेचैन उतावले पैरों के पास आती है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, और बेसुध होकर के दौड़ते रहते हैं बच्चे, तीव्र गति से दौड़ते रहते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी स्वयं उनके पास दौड़ती हुई आ रही है। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। बच्चों के पैर अत्यंत कोमल होते हैं, कठोर छतों पे वो दौड़ते हैं, बार बार से अनेक बच्चे दौड़ते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने छतों को भी नरम बना दिया, यानी कठोर छत की उनको परवाह नहीं है बिल्कुल भी, और वो बेसुध होकर के, पूरे तल्लीन होकर के अपने खेल में मस्त हैं और छतों पर चारों तरफ पतंग उड़ाने के लिए, पतंग लूटने के लिए दौड़ रहे हैं, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, और चारों दिशाओं को इस छत से उस छत तक कूद करके, इधर से उधर कूद करके, चारों दिशाओं को मृदंग होता है ढोल के आकार जैसा एक वाद्य यंत्र, छोटा ढोल कह सकते हैं आप उसको। तो दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, मृदंग की तरह धप धप इधर उधर कूदने से चारों तरफ मृदंग की तरह आवाज़ें आती है। तो यहाँ पर भी दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए श्रव्य बिंब, और पृथ्वी जब घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, दृश्य बिंब का मनोहारी वर्णन। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, पेंग भरने का मतलब होता है झूलते हुए आना। जिस प्रकार झूला झूलते हैं तो पीछे से ऊंचाई की ओर जाते हैं तो उसे कहते हैं पेंग भरना, झूलना।
जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं बच्चे, यानी कि एक छत से दूसरी छत पे कूदते समय, खेलते समय, तो ऐसा लगता है कि डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर वो जिस प्रकार हम किसी भी पेड़ की डाल को पकड़ करके छोड़ते हैं तो वो जिस प्रकार लहराती हुई जाती है, उसी प्रकार बच्चे भी खेलते हुए, पतंग उड़ाते हुए, झूलते हुए से लगते हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। बच्चे पतंग उड़ाते समय छतों के किनारों पर भी चढ़ जाते हैं और गिरने जैसी स्थिति भी हो जाती है, लेकिन गिरते गिरते भी उनको उनके ही शरीर का रोमांचित संगीत, यानी जिस धुन में वो खेल रहे हैं, ऐसा रोमांचित शरीर उनको बचा रहा है। बच्चे फुर्ती के साथ गिरते गिरते भी बच जाते हैं और पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंग आसमान में उड़ती रहती है, बच्चा पतंग के धागे को पकड़ करके उसके साथ साथ ऊंचाइयों तक जाता रहता है। तो पतंगों की जो धड़कती ऊंचाइयां हैं वह उन बच्चों को एक धागे, महज एक मामूली धागे के सहारे उनको थाम लेती है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। पतंग उड़ाते समय बच्चों की कल्पनाएं आसमान तक जाती है, वो उस पतंग से भी ऊपर जाना चाहते हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। जो उनके रोम छिद्र हैं वो रोमांचित हो जाते हैं और पतंगों की उड़ान के साथ बच्चों की कल्पनाओं की उड़ान भी चलती रहती है। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अगर वो बच्चे खतरनाक किनारों, छतों की खतरनाक किनारों से गिर जाते हैं और बच जाते हैं, तो फिर वो और निडर होकर के दूसरे दिन सुनहले सूरज के सामने पुनः आ जाते हैं। ये उनकी निडरता का प्रतीक है, यानी वो गिर करके भी घबराते नहीं हैं और फिर वैसे ही दौड़ना, भागना, पतंग उड़ाना, इधर उधर घूमना, ये सब करने लग जाते हैं, जिससे प्रतीत होता है कि पृथ्वी फिर तेज घूमती हुई उनके बेचैन पैरों के पास, जो दौड़ना चाहते हैं, इधर से उधर जाना चाहते हैं, ऐसे पैरों के पास स्वयं तेजी से घूमती हुई आती है। शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत देखेंगे इस काव्यांश में कि पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है। तो यहाँ पर पृथ्वी का सजीव प्राणी के समान तेज घूमते हुए आने का या चलने का वर्णन है, अतः यह मानवीकरण अलंकार है। फिर साथ साथ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सुनहले सूरज में अनुप्रास। शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत हम देखेंगे पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है। यहाँ पृथ्वी का सजीव प्राणी के रूप में वर्णन किया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार है। साथ साथ में पुनरुक्ति प्रकाश, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके साथ ही सुनहले सूरज में अनुप्रास अलंकार है। दृश्य बिंब आप देख रहे हैं, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। छतों के खतरनाक किनारों तक पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। श्रव्य बिंब दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, और इसके साथ ही स्पर्श बिंब भी देखिए, छतों को, इसके साथ ही स्पर्श बिंब देखिए, छतों को भी नरम बनाते हुए, यानी छतों को मुलायम बना रहे हैं, मुलायमपन का एहसास। स्पर्श बिंब छतों को भी नरम बनाते हुए, अर्थात कोमलता का एहसास ये बिंब हमें करवा रहा है, तो स्पर्श बिंब है। इस कविता में तत्सम शब्दों का, उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे तत्सम शब्दों में पृथ्वी, दिशा, मृदंग, रोमांचित, संगीत इत्यादि। और उर्दू शब्दों के अंतर्गत नरम, अक्सर, खतरनाक, सिर्फ, महज, खड़ी बोली हिंदी का सरल एवं सहज प्रयोग, लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है।
धन्यवाद।